अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 को ही कंटिन्यू करेंगे। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने उसके 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 से पहले एक पॉइंट ज़रा समझ लें, वो ये है कि जो हमारे पास एक से ज़्यादा लाइन्स हों, ठीक है, यानी कि 2, 3, 4 लाइन्स हों और अगर वो सारी की सारी लाइंस एक ही पॉइंट से पास हो रही हो तो वो कॉन्करेंट लाइंस कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि ऐसी लाइंस जो एक ही पॉइंट से पास हो रही हूँ वो क्या कहलाती है, कॉन्करेंट। और जो लाइंस कॉन्करेंट होती हैं उनकी अगर मैं जो लाइंस उनकी इक्वेशन ले लूँ तो लेट्स सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जी। एक लाइन आ गई मेरे पास। एक और लाइन ले लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 और एक और लाइन ले लें L3 a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। अगर ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट हैं तो उनके जो कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बनेगा, जैसे x के कोफिशिएंट्स है मेरे पास a1 a2 a3, y के कोफिशिएंट्स b1 b2 b3 और कांस्टेंट से c1 c2 c3, इनका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 होगा अगर ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट होंगी, यानी कि ये तीनों लाइन जो है अगर एक ही पॉइंट से पास हो रही है तो L1 L2 L3, ठीक है, तीनों अगर एक ही पॉइंट से पास हो रही है तो ये कॉन्करेंट की लाइंस है और जिनका डिटर्मिनेंट बनेगा, इनका जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, उसका डिटर्मिनेंट वो कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए जरा पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या पूछा गया। क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइंस y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 एंड y इज इक्वल टू m3x प्लस c3 आर कॉन्करेंट। ठीक है, ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट हैं और इनकी कॉन्करेंसी के लिए हमने कंडीशन मालूम करनी है, ये किस कंडीशन में ये कॉन्करेंट होंगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए मेरे पास लाइंस है, उनको मैं नाम देता हूँ लेट L1। जो पहली लाइन है वो है y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 और इसको हम लिख सकते हैं m1x, y वहां जाके तो माइनस हो जाएगा, प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह L2 मेरे पास है y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 और इसको हम लिख सकते हैं m2x, y वहां जाके माइनस y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसी तरह जो थर्ड लाइन है वो होगी y इज इक्वल टू m3x प्लस c3 और ये बन जाएगा मेरे पास m3x माइनस y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक। तो ये तीनों लाइंस मैंने उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया x y और कांस्टेंट टर्म्स के साथ। इसी तरह अब देखिए मेरे पास a1 b1 c1 जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, वो क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ऐसे कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट को हम c कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो x का कोफिशिएंट है, अगर ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट है तो मैं यहाँ स्टेटमेंट लिख देता हूँ, इफ L1 L2 एंड L3 आर कॉन्करेंट, देयरफॉर, तो कंडीशन क्या बनेगी, डिटरमिनेंट देखें जरा, x के कोफिशिएंट m1 m2 m3 तीनों लाइंस देखें तो यह आ जाएगा m1 m2 m3, x के कोफिशिएंट्स आ गए, y के कोफिशिएंट -1 -1 -1 तो यह आ जाएगा -1 -1 1 और कांस्टेंट c1 c2 c3। इनका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये तीनों लाइंस क्या हैं, कॉन्करेंट हैं। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना और जो हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी। तो मैं इसमें एक रो ऑपरेशन अप्लाई कर दूं, एक स्टेप है, सिंपल हो जाएगा। इन दोनों को हम 0 बना सकते हैं। मैं R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1 कर देता हूँ। तो R2 माइनस R1, ठीक है, R1 तो ये एज इट इज रहेगा M1 -1 और C1, R2 माइनस R1 M2 माइनस M1, -1 माइनस -1 तो -1 प्लस 1 हो जाएगा 0, C2 माइनस C1, R3 माइनस R1 M3 माइनस M1,
-1 -1 तो यानी कि -1 +1 और C3 -C1। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इस पर ये ऑपरेशन अप्लाई करें, आप इसको वैसे डायरेक्ट भी इसको क्या एक्सपेंड कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा मुझे इजी लग रहा है। अब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा C2 से, तो मेरे पास 2 जीरोज आ गए हैं। एक्सपेंडिंग बाय C2, तो सेकंड कॉलम से मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो क्या होता था, फर्स्ट टर्म प्लस में होती है, फिर माइनस प्लस, तो ऑल्टरनेट साइन इसके साथ माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -1। इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम ड्रॉप करेंगे, तो ये आ जाएगा M2 -M1, C2 -C1, M3 -M1, C3 -C1। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद माइनस में ये +0 और ये -0। इसके साथ मुझे लिखने की जरूरत है क्योंकि ये वैसे ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। तो बाकी मैं इसको इधर सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो बाकी मेरे पास बचेगा, इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये +1 हो जाएगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा M2 -M1 इंटू C3 -C1 माइनस, इसके साथ अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके M3 -M1 इंटू C2 -C1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाला 0, ये माइनस में +1 हो गया और 1 को इसका मल्टीप्लाई, तो वो वैसे ही खत्म हो जाना है। तो ये आ जाएगा मेरे पास M2 -M1 C3 -C1, और ये वाला फैक्टर राइट साइड पे जाकर ये प्लस हो जाएगा, M3 -M1 C2 -C1। फर्दर सिंप्लीफाई करने की इसको जरूरत नहीं है, ये हमारे पास हो जाएगा विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन है जिसके ऊपर ये तीनों लाइंस क्या थी, कॉन्करेंट थी। इसको आप नोट करें, फिर इनसे अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है। मेरे पास लाइट चलेगी तो थोड़ा सा आपको डिम होगा, तो उम्मीद है कि आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो ये 4 की तरह, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ P सच दैट द लाइंस मीट एट अ पॉइंट। एक ही पॉइंट पर मीट करें, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइंस क्या है, कॉन्करेंट है। तो सेम मेथड है, जो लाइंस गिवन है हमारे पास उनको मैं नाम देता हूँ लेट L1 2x -3y -1 इज इक्वल टू 0, L2 3x -y -5 is equal to 0, and L3 3x plus py plus 8 is equal to 0। ठीक है, तो अब देखें लाइंस कैसी हैं, कॉन्करेंट हैं। सिंस L1 L2 and L3 meet at a point, that is कॉन्करेंट। यही मतलब बोलेगा, जब एक ही पॉइंट में मीट करी तो कॉन्करेंट हो गई। देयरफॉर डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। किसका डिटरमिनेंट, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं, x कोएफिशिएंट 2 3 3, कोएफिशिएंट ऑफ y -3 -1 p, और कांस्टेंट -1 -5 8। ठीक है, अब इसको आप एक्सपेंड करें तो यहां से आपको p की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, 2 कोरस्पॉन्डिंग रो कॉलम ड्रॉप करेंगे, तो जो -1 p -5 8, उसके बाद आ जाएगा माइनस साइन के साथ फिर -3, तो ये कॉलम और रो, तो 3 3 -5 8, और प्लस साइन के बाद नेक्स्ट आ जाएगा -1, तो यह आ जाएगा 3 3 एंड -1 p इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें, यह आ जाएगा 2 -8 -5p, तो यह आ जाएगा +5p, +3 आएगा 24 -15
यानी कि प्लस 15 माइनस 1 3p माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यह जगह माइनस 16 प्लस 10p प्लस 24 प्लस 15, 24 प्लस 15 हो जाएगा 39 और मल्टीप्लाई बाई 3 117। ठीक है, यह आ जाएगा 117 और ये माइनस 3p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको दोबारा से देख लें। 24 और 15 कितना हो जाएगा 39 और मल्टीप्लाई बाई 3 तो कितना आ जाएगा 117। 10p माइनस 3p तो यह आ जाएगा 7p 117 माइनस 3 114 और माइनस 16 तो यह आ जाएगा 98। ठीक है, प्लस 98 इज इक्वल टू 0, 7p इज इक्वल टू माइनस 98 और यह आ जाएगा माइनस 98 ओवर 7 तो p की वैल्यू आ जाएगी माइनस 14। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ये मैं थोड़ा सा जल्दी में इसलिए किया क्योंकि इसको एक्सपेंड आप खुद भी कर सकते हैं। इसको भी नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए। 6 7 में बाद में कराऊंगा। ये सिमिलर क्वेश्चन है। चेक वेदर द लाइंस आर कॉन्करेंट, इफ सो फाइंड द पॉइंट वेयर दे मीट। तो पहले चेक करें कि क्या लाइंस कॉन्करेंट है। अगर कॉन्करेंट है तो फिर इनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी मालूम करना है। ठीक है, तो लाइंस को कैसे चेक करेंगे, ये वही जैसे हमने पहले किया था। ये मेरे पास एक लाइन है, लेट्स सपोज L1 3x माइनस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन है वो उसको मैं लिख दूँ, चले 4x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और थर्ड लाइन है x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट चेक करना है। अगर ये 0 आ जाए तो लाइंस कॉन्करेंट होंगी, यानी कि एक ही पॉइंट पर मीट कर रही है। तो ये स्टेप तो आप खुद ही कर लेंगे, पीछे दो क्वेश्चन आपको देख लीजिएगा। अगला जो स्टेप होगा, इनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी मालूम करें जहाँ पर मीट, तो वो आप ऐसा करें, तीनों में से कोई से भी दो इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। वो आपकी मर्जी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप L1 और L3 को सॉल्व कर लें क्योंकि ये थोड़ी सी सिंपल इक्वेशन है। तो सॉल्विंग L1 एंड L3, इन दो इक्वेशन को आप सॉल्व करें, किसी भी मेथड से करें, आपकी मर्जी है। L3 में से मैं यहां से अगर मैं x की वैल्यू ले लूं तो यह आ जाएगा y प्लस 2, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं। ठीक है, और इसको मैं पुट कर दूंगा, पुट इन L1 में पुट कर दो। L1 क्या हो जाएगा 3, x की जगह आ जाएगा y प्लस 2 माइनस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको वैल्यू मिलेगी y की। ठीक है, उसको आप पुट करेंगे इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा x y मिल गया और यही पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होगा। यही वो पॉइंट होगा जहां से तीनों लाइंस पास हो रही है। ठीक है, तो बाकी इसको आप खुद कंप्लीट कर लीजिएगा। फोर पॉइंट 4 को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले ये एक पॉइंट समझ लें। लेट्स सपोज मेरे पास दो लाइंस हैं L1 और L1 और ये L2 है जो कि इंक्लिनेशन बना रही है, इनके पॉजिटिव इंक्लिनेशन, यानी एक्स एक्सिस के साथ जो पॉजिटिव एंगल बन रहा है काउंटर क्लॉकवाइज। तो L1 जो एंगल बना रहा है वो है अल्फा 1 और L2 जो इंक्लिनेशन बना रहा है वो कितना है अल्फा 2। ठीक है, अब ये जो लाइन L1 और L2 है, इन दोनों के दरमियान एंगल मेरे पास आ गया थीटा। अगर मैं बोलूं L1 एंगल मेरे पास बन रहा है फ्रॉम L1 टू, देखें L1 टू L2, ये L1 वाली लाइन है और ये L2 है। तो फ्रॉम L1 टू L2 जब एंगल बनेगा तो उसके लिए मेरे पास एंगल मालूम करने का फॉर्मूला होगा M2 माइनस M1 ओवर 1 प्लस M1 M2। M1 M2 क्या है, ये स्लोप्स हैं। जो L1 लाइन है इसका स्लोप है M1 और ये L2 जो लाइन है इसका स्लोप है M2। ठीक है, अगर मैं बोलूं एंगल मेरे पास हो फ्रॉम L2 टू L1 तो फिर ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, M1 माइनस M2 ओवर 1 प्लस M2 M1 या M1 M2। ठीक हो गया। आप इसका प्रूफ भी देख सकते हैं, बहुत सिंपल है।
वो इस तरह से हो जाएगा कि अगर आप डायग्राम में देखें, ये जो ट्रायंगल मेरे पास बन रही है इसमें जो अल्फा 2 है ये इक्वल किसके होगा, अल्फा 1 प्लस थीटा के। ये सम ऑफ इंटरनल एंगल्स है, अपोजिट इंटरनल एंगल उसके सम के इक्वल हो जाएगा अल्फा 2। तो यहाँ पर देखें जो अल्फा 2 हमारे पास है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा 1 प्लस थीटा के, और ये अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 हो जाएगा थीटा के इक्वल। ठीक है, अब मैं इसको लिख सकता हूँ टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा क्या आ जाएगा, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। आपने फॉर्मूला पढ़ा था टेन अल्फा माइनस बीटा का, क्या होता है, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला आपको याद होगा। और यहां से टेन अल्फा टू कितना हो जाएगा, m2, यह आ जाएगा टेन अल्फा 1 यानी कि m1 अपॉन 1 प्लस m2, m1 को आप m2 m1 बोलें या m1 m2 कह सकते हैं। तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, जब भी हमें दो लाइंस दी होंगी तो हम दोनों के लाइंस के दरमियान हम क्या कर सकते हैं, एंगल मालूम कर सकते हैं। तो अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 से हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं शो दैट द लाइंस आर कॉन्करेंट। ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट है, ये हमने प्रूव करने पहला स्टेप है। एंड द थर्ड लाइन बाइसेक्ट द एंगल फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट टू लाइंस। जो पहली दो लाइंस एंगल बना रही हैं उसको जो थर्ड लाइन है वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये दो लाइंस हैं, ठीक है, इसको मैं कहता हूँ L1 और इसको L2, और ये थर्ड लाइन है वो मेरे पास आ जाएगी L3। कंडीशन क्या है कि जो थर्ड लाइन है वो फर्स्ट टू लाइंस जो एंगल बना रही है उसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। थोड़ा सा इसको मैं इस तरह से, ठीक है, हाँ, तो बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये हो जाएगा कि यानी कि इन दोनों के दरमियान जो एंगल है, यानी कि L1 L2 के दरमियान जो एंगल है ये उसको बाइसेक्ट का इक्वली डिवाइड करिए। आप यूँ कह सकते हैं कि अगर मैं ये वाला एंगल मालूम कर लूँ, इसको अगर मैं थीटा 1 कह दूँ और इस एंगल को थीटा 2, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब है जो लाइन L3 है वो इन दोनों को, इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है उसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली हम ये दो एंगल्स मालूम करेंगे और इसके जरिए हम इसको प्रूव कर लेंगे। तो आइए पहले स्टार्ट लेते हैं। पहला स्टेप जो है हमारे पास, let L1 4x minus 3y minus 8 is equal to 0, L2 3x minus 4y minus 6 is equal to 0, and L3 x minus y minus 2 is equal to 0। ठीक है, तो पहले क्या चेक करना है कि ये कॉन्करेंट है, प्रूव करना है। तो मैं डिटरमाइन करूँ टू चेक L1, L2, L3 are concurrent। तो लेट डिटरमिनेंट इसका ले लेते हैं, इसको चेक करने के लिए क्या बनेगा, 4 3 1 x के कोफिशिएंट्स, -3 -4 -1 और -8 -6 -2। ठीक है, इसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं ज़रा, तो देखते हैं क्या ये 0 आता है या नहीं आता। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4, रो कॉलम ड्रॉप करेंगे तो -4 -1 -6 -2 -3 आ जाएगा। तो आ जाएगा 3 1 -6 -2, और प्लस के साथ मैं लिखूँ -8, जाएगा 3 1 -4 -1। ठीक है, फर्दर ये आ जाएगा 4, ये आ गया 8 -6 प्लस 3 -6 प्लस 6 -8 -3 प्लस 4। तो ये आ जाएगा 4 8 -6 2, 4 2 ज़ा 8 प्लस -6 0 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 0, 4 -3 1 8 8, तो ये आ गया 0। इसका मतलब ये हुआ हेंस L1 L2 L3 आर कॉन्करेंट। ठीक है, तो पहला जो स्टेप था वो हो गया, प्रूव हो गया कि शो दैट द लाइंस आर कॉन्करेंट। तो हमने उसको डिटरमिनेंट के जरिए हमने प्रूव कर दिया कि तीनों लाइंस कॉन्करेंट है। अब सेकंड फेज में क्या करना है, हमने इनके स्लोप्स निकालते हैं।
तो ये कॉन्ट्रैक्ट प्रूव हो गया, तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। तो मैं दोबारा इसको आगे इसका सेकंड स्टेप कर लेता हूँ, यहीं से आगे इसको मैं सेकंड फेज में कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, मैं तीनों लाइंस का स्लोप निकालता हूँ। लेट स्लोप ऑफ L1, उसको मैं नाम देता हूँ M1 का। L1 का स्लोप क्या हो जाएगा, देखिए L1 का स्लोप क्या फॉर्मूला होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। तो यह आ जाएगा 4/3। इसी तरह स्लोप ऑफ L2, उसको हम M2 कह देते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो यह आ गया 3/4। एंड स्लोप ऑफ L3, उसको मैं M3 का नाम दे दूं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो ये इक्वल आ जाएगा किसके, 1 के। तो ये मैंने तीनों क्या किया, स्लोप्स निकाल लिए, ठीक है। अब मैं देता हूं L1 और L3 के दरमियान एंगल को नाम देते हैं थीटा का। लेट θ1 बी द एंगल फ्रॉम कहां से कहां तक है, L1 टू L3, ठीक है। एंड θ2 बी द एंगल फ्रॉम L3 टू L2, ठीक है। तो ये L1 टू L3 θ1 आ गया, L3 टू L2 θ2, दोनों एंगल्स मालूम करते हैं। तो tan θ1 क्या फॉर्मूला बनेगा, कहां से कहां एंगल बन रहा है, L1 टू L3, तो यह आ जाएगा L3 यानी कि M3 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M3, ठीक है। L1 से L2 होता था तो M2 माइनस M1, तो L1 से L3 है तो M3 माइनस M1, स्लोप की बात हो रही है। वैल्यूज पुट करें, M3 कितना है हमारे पास, 1 माइनस M1 4/3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4/3 इंटू 1, और यह आ जाएगा 3 माइनस 4, तो माइनस 1/3 ऐसे हम लेंगे, और यह हो जाएगा 7/3, 3 से 3 कैंसिल, तो यह आ जाएगा -1/7। ये आ गया हमारे पास tan θ1 एंड tan θ2, θ2 ये रहा, फ्रॉम L3 टू L2, तो M2 माइनस M3 अपॉन 1 प्लस M2 M3, ठीक है। तो M2 माइनस M3, तो M2 माइनस M3 कितना हो जाएगा, 3/4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/4 इंटू 1, एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 4, तो माइनस 1/4, और 4 प्लस 3 आ जाएगा 7/4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये tan θ2 आ जाएगा हमारे पास -1/7। दोनों इक्वल आ गए। अब देखिए जरा, इसको मैं इक्वेशन, इसको मैं 1 का नाम दूँ, इसको 2 का नाम दे दूँ, दोनों का कंपेरिजन करते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 देखें जरा, ये भी -1/7, ये भी -1/7, तो tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2, दिस इंप्लाइज दैट θ1 इज इक्वल टू θ2, ठीक है। तो θ1 किसके इक्वल आ गया, θ2 के इक्वल आ गया। जब ये दोनों इक्वल आ गए, इससे मतलब ये जो लाइन है ये बाइसेक्ट कर रही है L1 और L2 के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसको, तो दिस इंप्लाइज दैट L3 बाइसेक्ट the angle formed by L1 and L2. L3 bisects the angle formed by L1 and L2। यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 9, find the coordinates of the vertices of the triangle formed by the lines, also find measure of the angle of the triangle। 3 लाइंस हैं वो ट्राइंगल बना रही हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास ये लाइंस हैं L1 L2 L3 इस तरह से, ठीक है। इसको मैं L1 कह दूं, इसको L2, ये L2 आ गई, और इसको मैं कह देता हूं L3।
तो L1 और L2 उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये मैं मालूम कर लूंगा और इसको मैं नाम देता हूँ लेट्स सपोज A। फिर L2 और L3, ये L2 और L3, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको मैं कह देता हूँ B, और L1 और L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको हम नाम दे देते हैं C का। ठीक है, तो पहले क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्सेस। तो हमने यानी कि ए बी सी ये जो ट्राइंगल बन गई इसके कोऑर्डिनेट्स, हमने इसके वर्सेस के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने। तो ये बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, आप इसका सॉल्व करें किसी तरह। मैं L1 L2 को सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। सॉल्विंग L1 एंड L2, तो इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते। तो फ्रॉम L1, ठीक है, L1 से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2y प्लस 6, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। x की वैल्यू क्या है 2y प्लस 6, और इसको मैं पुट कर देता हूँ L2 में सेकेंड लाइन में। तो ये क्या हो जाएगा 3, x की जगह आ जाएगा 2y प्लस 6 माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 6y प्लस 18 माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 6y माइनस वाई 5y, 18 प्लस 3 21 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ जाएगी -21/5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास -1, ये y आएगा। अब इसको मैं पुट करता हूँ इक्वेशन 1 में। ठीक है, इक्वेशन 1 है, इसमें पुट करूँ तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2y, y की वैल्यू 21/5 प्लस 6, तो ये आ जाएगा -42 प्लस 6 5 30/5। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -12/5। ठीक है, तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, लेट a, उसको आप चाहे तो x1 y1 भी कह सकते हैं। तो मेरे पास एक पॉइंट आ गया -12/5 एंड -21/5। तो ये मैंने पहला पॉइंट मालूम कर लिया a, जो कि L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था। इसी तरह आप मालूम करेंगे L2 और L3, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको b मिल जाएगा और उसकी वैल्यू आ जाएगी, मैं आपको आंसर बता देता हूँ उसका, और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया था, 1/5 और 18/5। ठीक है, ये कहां से आपको मिलेगा, जब आप L3 और L2 को सॉल्व करेंगे और फिर L1 और L3 को सॉल्व करेंगे तो उसको आप नाम दे दें C, उसको आप चाहे तो x3 y3 कह सकते हैं, और उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, वो होगी 14/5 एंड -8/5। ठीक है, तो इस तरह से आपको ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो पहला फेज था। फिर क्या कहा, ऑल्सो फाइंड मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। अब ट्राइंगल की तुम एंगल्स मालूम करना है। एंगल्स कैसे मालूम करें, देखिए जरा, मैं एंगल को आप अपनी मर्जी से नाम दे सकते हैं। मैं इसको अगर बोल दूं लेट्स सपोज L1 जो है उसका आप स्लोप निकाल लें m1, L2 का स्लोप m2 और L3 का स्लोप m3। तो आप तीनों क्या करेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। फिर क्या करें, एंगल को नाम दे दें। ये जो एंगल आप मालूम, अगर मैं इसको अल्फा कह दूं, ए वाले को सॉरी इसको मैं अल्फा कह देता हूँ, बी वाले को बीटा और सी वाले को गेमा। तो अल्फा कैसे मालूम है, देखिए अल्फा, अल्फा देखिए कहां से है, L1 to L2, ये रहा ना L1 to L2। तो अल्फा के लिए आप इसको नाम देते हो, आपके पास जो फॉर्मूले बनेंगे मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूले बता देता हूँ, फिर बाकी आप, क्योंकि पिछला क्वेश्चन सेम था तो आप एंगल मालूम कर लेंगे। आप इसको नाम, आप लिख सकते हैं कि लेट अल्फा इज द एंगल फ्रॉम L1 to L2, ये आप एरो देखें ना एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, L1 to L2, तो आपको अल्फा का फॉर्मूला क्या बनेगा, tan अल्फा आ जाएगा m2 माइनस m1/1 प्लस m2 m1 या m1 m2। इसी तरह tan बीटा, tan बीटा कैसे मिलेगा, tan बीटा ये रहा, बीटा क्या देखें जरा, ये आ रहा है एंगल, तो ये कौन सी लाइन है L2 और ये L3, तो ये फ्रॉम L2 to L3 है, तो ये आ जाएगा m3 माइनस m2/1 प्लस m3 m2। और tan गैमा, यहाँ से आपको एंगल गैमा मिल जाएगा,
गैमा क्या है देखें, ये L3 टू L1, तो ये आ जाएगा M1 माइनस M3 अपॉन 1 प्लस M1 M3। ठीक है, इस तरह से आपको तीनों एंगल्स मिल जाएंगे। और लेकिन उससे पहले आपको मालूम करना पड़ेगा M1 M2 और M3। M1 कौन सा स्लोप था, L1 का, माइनस कोफिशिएंट एक्स अपन कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो यह आ जाएगा 1/2, और इसका स्लोप M2 माइनस कोफिशिएंट एक्स अपन कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो यह आ जाएगा 3, और ये माइनस कोफिशिएंट एक्स अपन, तो यह आ जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों आपके पास आ जाएंगे स्लोप्स 1/2, 3 और 2। ठीक है, ये स्लोप्स आ जाएंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो यहाँ से आगे आपने खुद कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 4.4, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर A-2 3 B-4 1 एंड C 3,5। इसी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस आ गए। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर ऑफ द ट्राइंगल। आर दीज 3 पॉइंट्स कोलिनियर। 3 चीजें हमसे पूछी गई हैं, हमें एक ट्राइंगल दे दी। देखें जरा, ये मेरे पास लेट्स सपोज एक ट्राइंगल है ABC, हमने इसका सेंट्रॉइड मालूम करना है। सेंट्रॉइड क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। यानी कि इसके अगर मैं मीडियन ड्रॉ करूं, मैं B और C का मिड पॉइंट ले रहा हूं, उसका अपोजिट वर्टेक्स के साथ मिला दिया, तो ये AD एक मीडियन बना। इसी तरह A और C का मिड पॉइंट ले लें, उसको E का नाम दें, B के साथ मिला दें, तो ये दूसरा मीडियन, और AB का मिड पॉइंट F, उसको C के साथ मिला दें, तो ये तीसरा मीडियन। ये जो तीनों मीडियंस हैं, इनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो मुझे सेंट्रॉइड मालूम करना है। ठीक है, पहला। अब सेंट्रॉइड के लिए मैं बाकी बातें बाद में बताऊंगा, पहले मैं सेंट्रॉइड मालूम कर दूं। सेंट्रॉइड मालूम करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल, तो मैं उस फॉर्मूले के जरिए हम इसका सेंट्रॉइड मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं लेट A(x1) y1, इनको हम नाम दे देते हैं, इज इक्वल टू -2 3 B(x2 y2) -4 1 एंड C (x3 y3) 3,5। ठीक है, ये हमारे पास वर्सेस आ गए किसी ट्राइंगल के। अब सपोज G(xy) बी द, ये जो पॉइंट इसको मैं G कह दूं, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ABC ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड मेरे पास है वो क्या आ गया, Gxy। तो देयरफॉर फॉर्मूला उसका बन जाएगा Gxy, फॉर्मूला उसका होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है सेंट्रॉइड का। x1 x2 x3, x1 x2 x3 आ जाएगा -2 -4 प्लस 3, -2 -4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3, y1 y2 y3 3 प्लस 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा -4 -2 -6 प्लस 3 -3 -6 प्लस 3/3 5, तो यह आ जाएगा 9/3, तो यह आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये -1 3, ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया सेंट्रॉइड। ठीक है, तो बस इसको ये पे, ये मेरे पास आ गया सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये पहला फेज था। सेकंड में हमने मालूम करना है ऑर्थोसेंटर। तो ऑर्थोसेंटर क्या होता है, इसको भी समझ लें। मैं फिर से ट्राइंगल लिख लेता हूं ABC। ठीक है, अब यह कि इसका एल्टीट्यूड देखें, अगर मैं A से एल्टीट्यूड ड्रॉ करूं, लेट सपोज ये मेरे पास एल्टीट्यूड आ गया फ्रॉम A, और B से मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देता हूं, यहां से परपेंडिकुलर जो होता है स्ट्रेट लाइन, ये आ गया एल्टीट्यूड फ्रॉम B। अब जहां पर ये एल्टीट्यूड जो इंटरसेक्ट करते, तीसरा भी ड्रॉ कर सकते हैं आप। ठीक है, तो तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं,
ये कहलाता है ऑर्थोसेंटर। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर, या द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी किसका, एल्टीट्यूड्स का, वो ऑर्थोसेंटर कहलाता है। अब मुझे ये वाला पॉइंट मालूम करने के लिए, ऑर्थोसेंटर के लिए, देखें मेरे पास कोई सी भी दो इक्वेशन चाहिए मुझे, मैं इसकी इक्वेशन मालूम करूंगा अगर एल्टीट्यूड फ्रॉम ए और एल्टीट्यूड फ्रॉम बी, अगर मेरे पास ये दोनों लाइंस की इक्वेशन आ जाए तो मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम कर सकता हूँ। ठीक है, तो आइए ज़रा देखते हैं कि हमें इक्वेशन कैसे मिलती हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, डायग्राम में यहीं पे बना देता हूँ इसको दोबारा से, तो इसको ए कह देते हैं और इसको बी। ठीक है, तो मैं एल्टीट्यूड फ्रॉम ए, ठीक है ये आ गया, और एल्टीट्यूड फ्रॉम बी, ऐसी कोई भी कर लें, फ्रॉम सी कर लेते हैं, ये आ गया। ठीक है, इन दोनों की इक्वेशंस में मालूम कर लेता हूं। अब ये दोनों लाइंस हैं, तो लाइन की इक्वेशन में हमें स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए, तो जब मैं इस एल्टीट्यूड की इक्वेशन मालूम करूंगा तो उसके लिए मेरे पास ए तो है, पॉइंट तो है, लेकिन इसका स्लोप नहीं है, तो पहले मैं इसका स्लोप निकालूंगा, और इसका स्लोप निकालने के लिए मुझे इसका स्लोप चाहिए होगा। तो पहले मैं देखें, मैं लेट सपोज स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू m1, m1 का स्लोप क्या हो जाएगा, ए बी आ जाएगा। तो कैसे मिलेगा स्लोप ए बी, तो ए और बी, तो पॉइंट जब दिए हो तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला था, y2 माइनस, तो याद आएगा 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय -4 माइनस -2, तो -4 प्लस 2, तो आ जाएगा -2 ओवर -2, और ये आ जाएगा 1। ठीक है, ये आ गया स्लोप ऑफ ए बी। अच्छा, ए बी का स्लोप मेरे पास आ गया, ये था ए बी का स्लोप m1 आ गया। तो अब देखें ए बी के ऊपर ये परपेंडिकुलर है एल्टीट्यूड, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम सी, देखिए सी से एल्टीट्यूड जो ड्रॉ किया उसका स्लोप क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -1/m1। याद हो आपको, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती थी तब इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो कंडीशन क्या होती थी, m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1, यानी कि अगर मैं इस लाइन का स्लोप देखूं तो वो पहली लाइन के स्लोप का रेसिप्रोकल होगा अपोजिट साइन के साथ, तो m2 क्या हो जाएगा -1/m1। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, इसके स्लोप का रेसिप्रोकल और अपोजिट साइन का, तो -1/m1, और ये मेरे पास आ जाएगा -1/m1 की वैल्यू कितनी है, 1, और ये आ जाएगा -1। तो मैंने इस एल्टीट्यूड का स्लोप निकाल लिया जो कि -1 आ गया। अब मैं इसकी इक्वेशन मालूम करूँ, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड विथ स्लोप -1 फ्रॉम सी, कहां से पास हो रहा है, सी 3,5। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, इक्वेशन फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये स्लोप पॉइंट फॉर्म होती थी, और यहाँ पर जो x1 y1 है वो 3, 5 है, ये पॉइंट मेरे पास x1 y1 पॉइंट होता है जो 3, 5 है, और उसको मैंने x3 y3 कहा था, तो आप फॉर्मूले में इसको y माइनस y3 और x माइनस x3 कह सकते हैं, और स्लोप को आप क्या कह सकते हैं, m1 कह सकते हैं, या m1 नहीं बल्कि इसको आप सिर्फ स्लोप कहते हैं, और स्लोप यहाँ पर कितना हमारे पास -1 है। तो ये आ जाएगा हमारे पास y माइनस 5 इज इक्वल टू -1 x माइनस 3, और यह आ जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू -x प्लस 3, तो यह आ जाएगा y इज इक्वल टू 8 माइनस x, इसको नाम दे देते इक्वेशन 1। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने ये जो एल्टीट्यूड था फ्रॉम सी उसकी इक्वेशन मालूम कर ली। इसी तरह से अब एल्टीट्यूड फ्रॉम ए इसकी इक्वेशन मालूम करते हैं।
तो यहाँ तक आप नोट कर लें, मैं इसको मिटा के फिर मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं लिख रहा हूँ स्लोप ऑफ, ये सारा कुछ दोबारा से इस इक्वेशन को मैं नोट कर लेता हूँ यहाँ साइड पे, y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स, ये मेरे पास एक इक्वेशन थी, y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स, ये इक्वेशन 1 थी, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब मैं मालूम करूं इसकी इक्वेशन है, तो अगेन लेट स्लोप ऑफ BC, ठीक है, इसको मैं कहता हूं M2 तो B और C, BC तो y3 माइनस y2 ओवर x3 माइनस x2, तो आ जाएगा 5 माइनस 1 ओवर 3 माइनस माइनस 4, तो यानी कि 3 प्लस 4, तो यह आ जाएगा 4/7। स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है फ्रॉम A, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा -1/m2 -1/4/7, और ये हो जाएगा -7/4। इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड having slope -7/4 from A -2, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, y माइनस y1 कितना आ जाएगा 3, स्लोप है -7/4, x माइनस x1 -2, क्रॉस मल्टीप्लाई तो यह आ जाएगा 4y -4 3 12 इज इक्वल टू -7x -14, ठीक है। अब आप ये करें, ये y की वैल्यू यहाँ पुट करें, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं 7x इधर आ जाएगा इज इक्वल टू -4y -2, ये वहां जाके प्लस हो जाएगा -14 + 2, ये y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास पूरी इक्वेशन y में चली जाएगी, तो आपको y मिल जाएगा। अब उस y को x मिल जाएगा, और जब x को दोबारा यहाँ रखेंगे तो आपको y मिल जाएगा, xy का मतलब ये होगा आपको ये वाला पॉइंट मिल गया ऑर्थो सेंटर। तो यहाँ से आगे इसको आप खुद कंप्लीट कर लें, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, मैं मालूम करना सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या होता है, फिर से ट्राइंगल है ABC, ठीक है। अब इसमें आप ये इसमें दो साइड के आप मिड पॉइंट लें, लेट सपोज मैं AB का मिड पॉइंट ले लेता हूं D, और BC का मिड पॉइंट ले लेता हूं E, ठीक है। अब यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ये दो जिस पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं, ये वाला पॉइंट, ये कहलाता है सर्कम सेंटर, ठीक है। तो आप कह सकते हैं द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। अब हमें क्या करना है, ये वाला पॉइंट मालूम करने के लिए मेरे पास इन दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन चाहिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे मिलेगी, अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाला जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसके लिए देखें मेरे पास मैं AB का स्लोप निकालूंगा और परपेंडिकुलर फॉर्म लगाऊंगा तो मुझे इसका स्लोप मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। अब पॉइंट कैसे लेके आएंगे, AB का मिड पॉइंट D, तो पॉइंट आएगा, स्लोप आएगा, इक्वेशन आ जाएगी। मैं एक पॉइंट करता हूँ, किस तरह से दूसरा खुद मालूम कर लेना। तो मैं पहले लिखता हूँ लेट स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू M1, और AB का स्लोप मैंने एल्टीट्यूड में ही मालूम किया था, तो वो हमारे पास कितना आया था, ये आ गया था हमारे पास 1 आया था, ठीक है। मैंने वही लिया, आपने पिछला इसका सेकंड स्टेप आप इसका देख लेना। फिर स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सा, ऑन AB, इसकी बात हो रही, ये वाला है, AB पर है, बाइसेक्टर ऑन AB, तो ये परपेंडिकुलर है तो -1/m1, तो ये आ जाएगा -1, ठीक है। स्लोप इसका आ गया। अब मुझे पॉइंट क्या करेंगे,
सपोज D is the midpoint of AB, तो D के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, मिड पॉइंट है AB का, तो x1 प्लस एक्स टू अपॉन टू, फॉर्मूला क्या होता था, x1 प्लस एक्स टू अपॉन टू y1 प्लस y2 अपॉन टू, तो यह आ जाएगा -2 -4 अपॉन टू, और y1 प्लस y2 3 प्लस 1 अपॉन टू, तो -6 अपॉन टू यानी कि -3 और 4 अपॉन टू 2, ये D के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब देखें जरा, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये वाला, इसका स्लोप भी मुझे मिल गया और इसका पॉइंट भी मिल गया, तो स्लोप और फॉर्म से इसकी इक्वेशन आ जाएगी, तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन AB हैविंग स्लोप कितने इसका -1 एंड पासिंग थ्रू D -3, इक्वेशन क्या बन जाएगी, फॉर्मूला पर जैसे होता था y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, ये फॉर्मूला होता था, तो यहाँ पर y माइनस y1 कितना है 2, तो ये आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू स्लोप -1x, और ये माइनस से तो x प्लस 3 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू -x माइनस 3, x प्लस y इज इक्वल टू -1, ठीक है। इसको इक्वेशन 3 का नाम देते हैं क्योंकि 1 तो हम पहले बना चुके। तो मैंने आपके सामने इसके इक्वेशन निकाली, इसी तरह अब आप इसकी इक्वेशन निकालें। इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपने स्लोप निकालना है BC का, परपेंडिकुलर फॉर्म लगाएंगे तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप आ जाएगा, ठीक है, और फिर BC का मिड पॉइंट E आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, यही फॉर्मूला लगा के तो इक्वेशन आ जाएगी 4। 3 और 4 को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, जो कि ये वाला पॉइंट कहलाएगा सर्कमसेंटर। जब ये वाला पॉइंट, अब आपने 3 पॉइंट्स मालूम किए, पहले आपने सेंट्रॉइड निकाला, फिर आपने ऑर्थो सेंटर निकाला, फिर आपने सर्कमसेंटर निकाला। आप उन तीनों पॉइंट्स को नोट करें और फिर चेक करें कि तीनों कोलिनियर हैं या नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आएंगे, आप इसका डिटरमिनेंट बना लें इस तरह से। इसको चेक करने के लिए, कोलिनियर चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप ये करें, आप यहाँ पे लिख लेंगे, ये फॉर्मूला होता है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब ये x1 x1 ये वाले पॉइंट ना लिखना, ये x1 y1 कौन से पॉइंट होंगे, सेंट्रॉइड के, जो आपके पास आंसर आया था। x2 y2 ऑर्थो सेंटर के पॉइंट्स और x3 y3 सर्कमसेंटर के पॉइंट। ये रख के जब इसको सिंपलीफाई करेंगे, अगर ये 0 आ गया तो ये कोलिनियर होंगे, अगर 0 नहीं आया तो ये नॉन कोलिनियर होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको खुद कंप्लीट करें। इस लेक्चर को आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4 को। अल्लाह हाफिज़।